नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका महासंग्राम 2023 में। और आज एडिटर्स पोल जानने के लिए हम आप पहुंचे हैं मालवा निमाड़ के केंद्र इंदौर में। ये इस जगह हम इंदौर के गांधी हॉल के प्रांगण में इस वक्त मौजूद हैं और यहीं से हम न केवल मध्य प्रदेश का एनालिसिस करेंगे, पिछले 2018 के चुनाव का अगर हम जिक्र करें तो बीजेपी थोड़ा सा पिछड़ गई थी मालवा निमाड़ में और नतीजा भी आपने देखा था कि वहां भी थोड़ा सा पिछड़ी हुई नजर आई थी। इसलिए हम सब तरीके से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ओपीएस का क्या इंपैक्ट रहा मालवा निमाड़ में, तो दूसरी तरफ लाडली बहना ने क्या इंपैक्ट दिखाया है, और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे और मसले हैं, सरकारी कर्मचारियों का मसला है, दूसरी और भी बहुत सारे छोटे छोटे इशू हैं, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन 4-5 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस प्रांगण में। सभी वरिष्ठ संपादक हैं और इन संपादकों के पास वोटिंग के बाद अगर हम जिक्र करें तो तमाम एनालिसिस इनके पास तक पहुंच चुकी होगी, इस क्षेत्र की, मध्य प्रदेश की भी। सबसे पहले तारुफ करा देते हैं आपका। प्रदीप जोशी जी हैं, राज एक्सप्रेस के संपादक हैं, स्थानीय संपादक हैं, बहुत स्वागत है आपका प्रदीप जोशी जी। हेमंत शर्मा जी हमारे साथ पीपुल्स समाचार से हैं, संपादक हैं, स्थानीय संपादक, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ कमलेश गुरु जी हैं, गुड इवनिंग न्यूज पेपर के संपादक हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और प्रकाश हिंदुस्तानी जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, एडिटर्स पोल में सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत स्वागत है आपका। ललित उपमन्यु जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपका बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले मैं प्रदीप जोशी जी के पास जाऊंगा। प्रदीप जी, अभी तक एनालिसिस हो चुका होगा, क्या आकलन आपके नेटवर्क ने, आपके संवाददाताओं ने अभी तक आपको दिया है? प्रशांत जी, शुरुआत जो आपने की है, मैं उसी बात से अपनी बात की शुरुआत करना चाहता हूं कि जिसने मालवा निमाड़ जीता, सत्ता उसी के हाथ लगी है। मालवा निमाड़ का एक मिजाज ये रहा है कि देश और प्रदेश की जो एक आम धारणा, एक लहर है, उसके साथ चलता है। अब यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि ये चुनाव जो है ना तो कोई फेस का था, ना कोई लहर का था, ना कोई इस चुनाव का चेहरा था, और ना किसी प्रकार की कोई अंडर करंट भी देखने को मिला। फेस्टिवल के बीच में चुनाव आया है और पूरे प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में कोई करीब 2.5% मतदान ज्यादा हुआ है और मालवा निमाड़ के अंदर 1 से 1.5% मतदान हुआ है। 55 सीटें मालवा निमाड़ की ऐसी है जहां पर 90%, 70 से 90% तक का मतदान हुआ है, जिसमें उज्जैन जिले। आप कह रहे हैं अंडर करंट नहीं है, लेकिन दोनों दलों का दावा यही है कि अंडर करंट है उनके फेवर में। दलों के नेताओं के चेहरे बता रहे हैं कि उनके दावे कितने, उनके दावे पे वो कितने गंभीर हैं। वो चेहरा में डर भी है, असमंजस भी है और एक खौफ भी है। तो ये जनता जो है वो जनता खामोश है। आप जिसके बारे में बात करेंगे तो वो आपका मिजाज देख लेगी कि क्या पूछना चाहते हो, उसी संबंध में उसी को वो जिताने लग जाते हैं। कुल मिला के जनता की जो खामोशी है वो बता रही है कि कोई अनएक्सपेक्टेड, कोई बड़े चौंकाने वाले परिणाम भी इस सूबे से आ सकते हैं। बिल्कुल, आपने कहा कि जनता खामोश है, और जनता खामोश है, कहीं जनता भी तो कंफ्यूजन में नहीं है भाई कि किसकी सरकार आने वाली, कहीं इसका नाम ले लिया तो दूसरे की सरकार आ गई, वहां से दिक्कत हो जाएगी। हेमंत शर्मा जी, क्या कहता है हमारा एनालिसिस? देखिए, एनालिसिस के आधार पे यदि हम लोग बात करें तो फैक्टर कुछ हैं जिसकी जिक्र आपने किया कि लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी, ओपीएस, बढ़ा हुआ मतदान, इन सारी चीजों पे हम देखेंगे तो एक अच्छा सिनेरियो हमारे सामने आएगा कि कहीं ना कहीं कुछ बदलाव की स्थितियां जरूर नजर आएगी। एक मैंडेट यदि आप बात करें तो एक तरफा आता हुआ कम नजर आ रहा है मुझे, एक कांटे की टक्कर मुझे नजर आ रही है। लेकिन यदि कुछ परिणाम आपको अनएक्सपेक्टेड नजर आएंगे तो वो शायद कांग्रेस के पक्ष में नजर आते हुए नजर आएंगे, मुझे लग रहा है। क्योंकि या तो ये बिल्कुल नेक टू नेक फाइट होगी, 2-5 सीटों के ऊपर नीचे वाली फाइट होगी, क्लोज परिणाम आपको कई जगह के नजर आएंगे। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कई ऐसे चेहरे हैं जो बहुत बड़े नाम हैं और विधानसभा चुनावों में मैदान में नजर आए, उन लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा चुनाव है ये। कहीं ना कहीं वहां उलटफेर भी हम लोगों को देखने को मिलेंगे। कुछ चेहरे ऐसे होंगे जिनके परिणाम उनके पक्ष में आते हुए नजर आएंगे, ये पूरी उम्मीद नहीं कही जा सकती। बहुत टसल वाला। आपने कहा बदलाव होगा, बदलाव का स्वरूप क्या होगा, वो बड़े फैक्टर कौन से हैं जो आपको लगता है कि बदलाव करेंगे? देखिए, फैक्टर की बात जैसा कि आपने शुरुआत की थी उसी को लेकर मैं कहूंगा कि लाडली बहना, बढ़ा हुआ मतदान, युवा
चेहरे जो पहली बार वोट कर रहे हैं वो किस ओर जाते हैं, ये एक बड़ा फैक्टर होगा। महिलाओं का मतदान जो बढ़ा हुआ है वो किस ओर जाता है, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। ओपीएस का जो जिक्र हम लोगों ने किया, उसमें सरकारी कर्मचारी कितना अपने ओर लाभ देखते हैं, क्योंकि आज की डेट में जो डेवलपमेंट की बात हम लोग करते हैं तो जो नेता हैं, यदि हम बात करें तो पॉलिटिशियंस है, उनका काम है सर, यदि आपने उन्हें मतदान देकर उन्हें बिठाया है तो ये उनका जॉब है देखी जाए तो, क्योंकि ये उनको करना ही है। यदि विकास किया है तो ये उनका कार्य है, उसको करके और जनता तक उनको बताना होगा। इसलिए हम उसे विकास को लेकर ये नहीं कह सकते कि इन्होंने बहुत अच्छा किया। कोई भी पार्टी आए, कांग्रेस आए, बीजेपी आए, आम आदमी पार्टी आए, बहुजन आए, समाजवादी आए, जो भी बैठेगा उसे डेवलपमेंट करना होगा, और ये उनका भी हक है और हमारा भी हक है। हमें ये पूछने का सवाल पूछने का हक है कि आपने क्या किया आखिर। तो यदि डेवलपमेंट की बात करें तो ये उनको करना होगा, लेकिन वे क्या नया करते हैं, क्या बेहतर करते हैं, जनता के लिए क्या करते हैं, उसके लिए डिपेंड होगा। और हर आदमी आज की डेट में यही चाहता है कि मुझे क्या मिल रहा है। बिल्कुल, बड़ी बात आपने कही। कमलेश गुरु जी से मेरा कुछ और पर्सनल सवाल होंगे, लेकिन सबसे पहले उनका एनालिसिस जरूर समझेंगे कि आखिर एनालिसिस क्या है मध्य प्रदेश का मूड और दूसरा मालवा निमाड़ को लेकर। आपने जैसे मालवा निमाड़ की बात की, तो मालवा निमाड़ में नेक टू नेक फाइट है। चुनाव के 6 महीने पहले से कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों ने अपनी बैलेंस बना लिया था, आगे बढ़ रहे थे दोनों नेक टू नेक फाइट करने के लिए। इस वजह से कांग्रेस ने भी अच्छा किया है प्रदर्शन, भाजपा ने भी अच्छा किया है। भाजपा की नीतियों को कितना फायदा मिलता है चुनाव में, वोटर्स कितना ओबलाइज करता है उनको, ये तो रिजल्ट ही बताएंगे। लेकिन चुनाव नेक टू नेक रहा है। बिल्कुल नेक टू नेक रहा। एक बात यहां पर सर कह रहे थे कि भाई लाडली बहना यानी महिलाओं का वोट बहुत ज्यादा है, लेकिन 40 से 45 सीटें ऐसी हैं जहां महिलाओं का वोट कम हो गया। इनमें मालवा निमाड़ की सबसे ज्यादा सीटें हैं। लाडली बहना का असर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जिनको लाभ नहीं मिला है वो किस ओर जाती हैं, ये चीज भी देखना होगी सरकार को। बिल्कुल, ये चलिए, ये बड़ी बात है। और प्रकाश हिंदुस्तानी जी, अभी जो 45 सीटें हम जिक्र कर रहे थे कि जहां लाडली बहना का वोट कम हुआ है, लेकिन करीब 76 सीटें ऐसी हैं जहां 80% से ज्यादा बंपर वोट किया है महिलाओं ने। बिल्कुल, और ये एक निर्णायक बात होगी कि महिलाओं का वोट किसकी तरफ गया। अभी आपने कहा कि कुछ जगहों पे कम वोटिंग हुआ, पर कुछ जगह ज्यादा वोटिंग हुआ, उससे भी गिनना चाहिए। 3 महीने पहले जो हालत थी वो अब नहीं है। 3 महीने पहले कांग्रेस की साफ बढ़ा दिखती थी, लेकिन 3 महीनों में बीजेपी ने बहुत ज्यादा रिकवर किया, बहुत मेहनत की, और उससे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। पिछले 3 महीनों में अमित शाह ने, नरेंद्र मोदी ने, शिवराज सिंह चौहान ने जो काम किए हैं उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, और उसका नतीजा चुनाव पर पड़ने वाला है। हालांकि मालवा निमाड़ की आप बात करें तो यहाँ की 66 सीटों में 30 से अधिक सीटें वो है जहां राहुल गांधी की पद यात्रा हुई थी, और राहुल गांधी की पद यात्रा का क्या असर होता है ये चुनाव बताएगा कि राहुल गांधी की यात्रा का असर क्या हुआ। लोगों ने राहुल गांधी की पद यात्रा को देखा, उससे एंजॉय किया, या लोगों ने वोट भी दिया, ये देखने वाली बात। प्रकाश हिंदुस्तानी जी, आप राहुल गांधी के रोड शो का जिक्र कर रहे हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, उन्होंने भी यहां रोड शो किया, प्रियंका गांधी भी आई यहां रोड शो किया, तो फिर सबका आकलन होगा क्या? नहीं, राहुल गांधी ने पदयात्रा की है, बाकी लोगों ने रोड शो किया, तो राहुल गांधी का रोड शो नहीं था, पदयात्रा थी भारत जोड़ो यात्रा में, और उस यात्रा में वो लोगों से जुड़े हैं, और उनका निशाना रहा आदिवासी वोटर। उन्होंने टंटिया मामा की जन्मस्थली पे गए, महेश्वर गए, मंडलेश्वर गए, महू में बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मस्थली पर गए, तो उसका प्रभाव उन्हें उम्मीद है कि अच्छा असर पड़ेगा। अब देखते हैं असर कितना पड़ता है। मैं दोबारा आऊंगा आपके पास। ललित उपमन्यु जी, एनालिसिस हमारा क्या कहता है विशेष तौर से मालवा निमाड़ को और मध्य प्रदेश को लेकर भी थोड़ा सा? देखिए, मालवा निमाड़ का जहां तक सवाल है तो मेरे हिसाब से पिछले 1 महीने में जो मौसम बदला था बीजेपी के पक्ष में, उसकी वजह मैं आपको बता देता हूं। एक तो लगातार ये सर्वे आ रहे थे कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेसी थोड़ा सा कंफर्ट जोन में चले गए थे कि आ ही रहे हैं, खासतौर से कार्यकर्ता और कुछ हद तक नेता भी, और इन सर्वे को देख के बीजेपी चौकन्ना हो गई थी। और मेरा मानना यह है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी 3 मुद्दों पे चलती है, नेता, मुद्दा और उसका संगठन, और इस हिसाब से बीजेपी अभी मेरे ख्याल से कांग्रेस की तुलना में एज में है। लेकिन जब आप ओवरऑल सिनेरियो की बात करते हैं तो बहुत जगह ऐसी है जहां बीजेपी के चेहरों से लोग नाखुश थे, लेकिन उसमें चूक ये हो गई कि कांग्रेस ने उससे अच्छा चेहरा सामने नहीं दिया, तो मतदाता असमंजस में था। फिर भी ओवरऑल अगर अपन बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो मैच
टाई होगा, सुपर ओवर में जाएगा पिछले 2018 की तरह, या फिर मामूली सी एज पे बीजेपी रहेगी। मामूली सी एज पे बीजेपी रहेगी। इसके बड़े फैक्टर आपको क्या लाडली बहना नजर आते हैं? दूसरी तरफ कांग्रेस कहती है कि भाई जो 22 लाख 20 लाख युवा वोटर है वो जानता है कि भाई ये रेवड़ियां इन्होंने काम क्या किया है, वो तो हमारी तरफ आ रहा है। देखिए, घोषणा कोई भी करे, चाहे कांग्रेस करे या बीजेपी करे, वो दो धारी होती है। उसके फायदे भी है, नुकसान भी है। लास्ट टाइम कांग्रेस जिस वजह से, जैसा कि कहा जाता है कि कर्ज माफी के नाम पे सत्ता में आई थी, लेकिन जब आप कर्ज माफी के आंकड़े निकालेंगे, जो बीजेपी भी पेश करती है, खुद कांग्रेस भी कबूल करते हैं और आंकड़े भी बोलते हैं कि किसी का 50 रुपया माफ हुआ कि, तो ये एक नेगेटिव भी चला जाता है। इसी तरह लाडली बहना का भी है कि अगर आपने 1 करोड़ 1.25 करोड़ बनाई है तो हो सकता है 5-10 लाख नहीं भी बनी हो। तो कोई भी घोषणा हो वो कभी भी संपूर्ण नहीं होती, ना किसी दल को उसका पूरा लाभ मिलता है। इसलिए इस फैक्टर को आप माने कि लाडली से बीजेपी ही जीत जाएगी या बीजेपी हार ही जाएगी या कांग्रेस जीत जाएगी, ये चीजें मैं इसके थोड़ा पक्ष में नहीं हूं। इसी तरह युवा वोटर की बात करूं तो युवा वोट एक बहुत सनातन काल से, एक बरसों से ये एक मुद्दा चल रहा है कि बेरोजगारी, महंगाई हर चुनाव में, ये मैं शायद जब मैं पिछले 30-40 सालों से चुनाव पढ़ रहा हूं, लिख रहा हूं, सुन रहा हूं, ये एक परंपरागत मुद्दा है और मैंने कभी इसको अफेक्ट होते हुए नहीं देखा, क्योंकि गरीबी हटाओ का नारा मैं 77-80 में सुन चुका था। सब कुछ यथावत है। कुछ तात्कालिक फैक्टर ऐसे होते हैं जो रातों रात किसी भी चुनाव के नतीजे बदल देते हैं। वो फैक्टर सोशल मीडिया से उठा हो, वो फैक्टर किसी मतदाता, किसी प्रत्याशी की गलती से उठा हो, या किसी पार्टी के बहुत बड़े स्टैंड से हो गया हो। तो कई बार आजकल तात्कालिक इश्यूज पे ज्यादा, और एक चीज और हो गई है कि बहुत बड़ा वर्ग वोटर्स का उस पे अपना सिंबल पे शिफ्ट हो गया है। मतलब वो ये भी नहीं देखता, कई बार उनसे अगर आप बात करें, हम लोगों ने भी बात की, मैं काफी घूमा, काफी मित्रों से बात की अपने पत्रकार साथियों से, तो कई बार ये होता है कि व्यक्ति को ये भी नहीं पता होता कि मेरी विधानसभा से कौन सज्जन खड़े हैं या खड़ी हैं। जब आप हमारी आस्था चिन्ह के साथ है, चाहे वो पुल हो, पंजा हो या कोई और। अभी हम लोग जितने हैं यहाँ, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ कि मई में जो चुनाव होने वाले हैं, अगर आप उनसे बात करेंगे तो 80% लोगों का माइंडसेट है। सारा खेल जो 20% पे होता है, उसका लाभ तो बीजेपी को नहीं मिलेगा ना। किसी को भी मिले, 80% मतदाता का माइंडसेट होता है, ऐसा मेरा मानना है। 20% वोटर के लिए सारी रैलियां, रोड शो वगैरह वगैरह जो होते हैं, उन 20% को लास्ट में जो कैच कर लेता है वो बाजी मार लेता है। फ्लोटिंग। और मेरा ऐसा मानना है कि इन 1-2 महीनों में बीजेपी ने अपनी मेहनत से बिल्कुल फ्लोटिंग वोटर्स का बड़ा खेल है। ये बात उपमन्यु जी कह रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। प्रकाश हिंदुस्तानी जी, लाडली बहना का जिक्र हो रहा है, उसके बाद दूसरे मसलों पर जाएंगे। कांग्रेस एक एनालिसिस लाई कि भाई 2 करोड़ 70 लाख महिलाएं वोटर हैं, इनमें 1 करोड़ लगभग 30 लाख 25 लाख महिलाओं को लाडली बहना का लाभ मिला, 1 करोड़ 40-45 लाख महिलाओं को नहीं मिला, तो वो वोट हमारे पास। ये उनकी खुशफहमी है, ऐसा मुझे लगता है। देखिए, पिछले चुनाव में 2018 के चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस, बीजेपी को 0.13% वोट ज्यादा मिले थे कांग्रेस से, लेकिन कांग्रेस को 5 सीटें ज्यादा मिली थी, साफ बहुमत किसी को नहीं था, हंग असेंबली थी। 2 सीटें जुटा के कांग्रेस ने सरकार बनाई। बीजेपी ने कभी ये नहीं कहा कि वोट हमें ज्यादा मिले। अब आप ये बोले कि 1,31,000 लाडली बहना है, ये टोटल वोटर का लगभग 20% है। आप अंदाज लगाइए कि इस 20% में से 2% वोटर भी स्विंग हो गए। 2%, 20% की बात नहीं कर रहा हूं, यानी 10%, 10% उसके, तो भी खेल बहुत बड़ा हो जाएगा। इसका अंदाज लगाना चाहिए। दूसरी बात, अभी हम ओल्ड पेंशन स्कीम की बात कर रहे हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम के साथ बहुत सारी, यहां मेरी बात हुई तो लोगों ने कहा 98%, 98% सरकारी कर्मचारियों ने कांग्रेस को वोट दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि ओल्ड पेंशन स्कीम कांग्रेस आएगी तो आ जाएगी। लेकिन बीजेपी ने ओल्ड पेंशन स्कीम का समर्थन नहीं किया है, और इसीलिए कांग्रेस की यही शिकायत भी है कि हजारों लोगों को, कर्मचारियों को वोट डालने से रोका गया। अलग अलग तरीके से इसके बारे में कई शिकायतें भी की गई है। लेकिन कांग्रेस ने जो अपने 1.25 साल के कार्यकाल में जो काम किया, उसकी अनदेखी नहीं कर सकते, क्योंकि इतने कम समय में कर्मचारियों के जो तबादले हुए थे, 3-3 बार तबादले हो गए, कई कर्मचारियों के 3 बार तबादले, एक आदमी को अपॉइंटमेंट लेटर। अच्छा, इसमें क्रॉस क्वेश्चन है प्रकाश जी, 15 लाख सरकारी कर्मचारी, 1 करोड़ 30 लाख लगभग जी, 2 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी, तो ये आंकड़ा तो फिर कहीं ठहरता नहीं है। आप कम गिन रहे हैं। सरकारी कर्मचारी, उसका स्पाउस, उसका परिवार, पति पत्नी, माँ बाप और समधी को भी शामिल कर लीजिए। अच्छा। वो भी ध्यान देता, तो इस तरह आप देखेंगे 2 लाख वोटर 10 लाख वोटर हो जाते हैं।
तो उन वोटरों की अनदेखी आप नहीं कर सकते। और यहाँ कांग्रेस की एज मिलती है। आप देखिए कर्नाटक में कांग्रेस इसी मुद्दे पे थी, राजस्थान में कांग्रेस के पास यही मुद्दा, हिमाचल में कांग्रेस के पास यही मुद्दा था, और ये बड़ा मुद्दा है। सरकारी कर्मचारी भी बड़ा वर्ग है मध्य प्रदेश में। बिल्कुल इसी ओपीएस पे रहते हैं। फिर मैं दोबारा लाडली बहना पर आऊंगा। सर, ओपीएस जिक्र कर रहे हैं कि भाई अगर 2 लाख कर्मचारी, आप उसमें 5-5, 6-6 लोग और जोड़ दीजिए तो वो बहुत आंकड़ा बड़ा हो जाएगा। ये तो बड़ा एक फैक्टर हो सकता है, बड़ा फैक्टर असर डाल सकता है चुनाव रिजल्ट्स पे। लेकिन ओपीएस अकेला मुद्दा नहीं था, दूसरे मुद्दे थे, जमीन से जुड़े हुए मुद्दे थे, अंदरूनी कलह थी पार्टियों की, दोनों दलों में ये गड़बड़ थी, टिकट वितरण को लेकर गड़बड़ थी, कुछ मैदानी कार्यकर्ता चुनाव लड़ने से रह गए हैं। तो इन सब चीजों का लाभ हानि का गणित देखना होगा रिजल्ट्स नहीं, लेकिन ये तो दोनों तरफ थे कि भाई बागी दोनों तरफ हुए। आपके मालवा निमाड़ में भी बहुत सारी ऐसी सीटें हैं कि जो भाई दोनों को परेशान कर रहे हैं। जिन्होंने बागियों को मना लिया उनको बेनिफिट होगा। भाजपा इस मामले में आगे निकल गई है, कांग्रेस वाले नहीं मना पाए, उसका नुकसान उनको हो सकता है। हेमंत शर्मा जी, लाडली बहना का जिक्र हो रहा है कि भाई ठीक है, जो वोटर कांग्रेस की रही होंगी महिलाएं वोटर, अगर उनमें से बहुत सारी महिलाएं ऐसी होंगी जिन्हें लाडली बहना का लाभ मिला होगा, वो भी तो कन्वर्शन हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। देखिए सिर्फ आंकड़ों पे यदि हम लोग जाएंगे तो बहुत सारी चीजें अलग अलग आएगी, लेकिन मैं आंकड़ों पर नहीं जाके मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें इसका लाभ मिल रहा है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें इसका लाभ नहीं मिल रहा है। पर आप ये कैलकुलेशन नहीं कर सकते कि जिन्हें लाभ मिल रहा है वो बीजेपी का ही वोटर होगा। एक परिवार में यदि हम बात करें, 4 लोग होते हैं, चारों लोगों के अपने अपने मत होते हैं, उसी के आधार पर आदमी मतदान करता है। एक कमिटेड वोटर होता है जो भारतीय जनता पार्टी का भी हो सकता है, कांग्रेस का भी हो सकता है। वो कमिटेड वोटर किसी भी लाभ के आधार पर ही आपको वोट देगा, ये तय नहीं किया जा सकता। मेरा मन है यदि कि मैं इस पार्टी को वोट देता हूं तो मैं अच्छा, इस छोटा सा एक क्रॉस क्वेश्चन है कि भाई अगर ओपीएस के एक कर्मचारी के 5 परिवार वाले एक जगह जा सकते हैं तो क्या लाडली बहना के परिवार के जो 4 और सदस्य वो नहीं जाएंगे? देखिए प्रेशर नहीं बनाएगी महिला, घर की महिला? देखिए मैं दोनों ही आधार पे कहूंगा। मैंने आपको यही कहा कि एक परिवार में सबके मत अलग अलग होते हैं, चाहे ओपीएस हो चाहे लाडली बहना हो। कोई जरूरी नहीं है कि वो एक ही व्यक्ति, एक ही पार्टी या एक ही संबंधित व्यक्ति को वोट करेगा। सबके अपने अपने मत हैं। हो सकता है कि मुझे इसका लाभ मिल रहा है तो मैं 100 पार्टी को दे दूंगा वोट, लेकिन यदि मुझे इसका लाभ नहीं मिल रहा है तो मैं शायद, कोई जरूरी नहीं है कि मैं उसे नहीं दूंगा। मेरा कमिटेड वोट यदि है तो वो जाएगा। तो आपको ये देखना होगा कि जो आपके कमिटेड वोटर्स हैं, जो हर विधानसभा में आपको मिलेंगे, हर क्षेत्र में आपको मिलेंगे, हर मालवा में आपको मिलेंगे, निमाड़ में आपको मिलेंगे। यदि हम इंदौर शहर के विधानसभा 2 की बात करें तो चाहे रमेश मेंदोला 70,000, 80,000, 90,000 से जीतते हो, लेकिन वहां 35,000 वोट कांग्रेस को आज भी मिलते हैं। विधानसभा 4 की हम बात करें तो वहां आज भी 25 से 30,000 वोट तय हैं। तो इसे कहते हैं कमिटेड वोट। उस कमिटेड वोट से आप अपनी तरफ कितने लोगों को कन्वर्ट कर पाते हैं, चाहे योजनाओं से हो, चाहे आपके काम से हो, चाहे आपके कैंडिडेट से हो, चाहे लोकल मुद्दों से हो, इन सारी चीजों के आधार पे एक कैलकुलेशन सामने आता है। देखिए आप पिछला चुनाव देखिए तो 900 से 1000 के वोट के जो डिफरेंस में करीब 50 से 60 सीटें थी, जो आपको बहुत करीबी जो फासले थे, वो फासले इस बार काफी पटते हुए नजर आएंगे। वो आपको बहुत अच्छे लेवल पे चुनाव जीतते हुए नजर आएंगे। उन चीजों पे आपको किसी न किसी पार्टी को बढ़त होती हुई नजर आएगी। उसमें चाहे वो लाडली बहना हो, चाहे वो ओपीएस हो, चाहे वो आपकी योजना हो, गैस की टंकी हो, ये सारे फैक्टर काम करें। प्रकाश जी, आखिरी एनालिसिस, छोटा सा एनालिसिस, और दर्शकों को जरूर कम से कम समझ आनी चाहिए, बात पहुंचनी चाहिए दिल तक। मालवा निमाड़ की बात करें तो यहाँ बहुत तगड़ा संघर्ष है। प्रॉपर इंदौर जिले में 9 सीटें हैं। यहाँ इंदौर जिले में बीजेपी की बढ़त है, 5-4 या 6-3 होगा। बीजेपी को 5 या 6 सीटें मिल सकती हैं। लेकिन निमाड़ के दूसरे इलाकों में, मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचलों में जितना प्रभाव इस बार कांग्रेस का उतना पहले नहीं देखा गया। आदिवासी वोट कांग्रेस की ओर आकर्षित हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। अब उसमें कितनी सीटों को कांग्रेस ला पाती है, कितने वोट को भुना पाती है, मत पेटियों में बटन दबा पाती है, कांग्रेस के ऊपर है। तो कांग्रेस पर ये चीज निर्भर है। ललित उपमन्यु जी, आखिरी कमेंट आपका, एनालिसिस भी थोड़ा सा जरूर समझाइएगा। आदिवासी वाकई बड़ा फैक्टर है यहां पर, तो क्या इस बार दोनों पार्टियों दलों ने कोशिश की, कौन इम्पैक्ट डालने जा रहा है?
देखिए बेशक निमाड़ में खास तौर पे आदिवासी एक बड़ा फैक्टर है और कई सीटें तो सीधे सीधे कुक्षी वगैरह जो है वो सीधे आदिवासी अलीराजपुर कुक्षी सरदारपुर वगैरह है। यहाँ बेशक कांग्रेस बहुत मजबूत है और संभवतः जीत भी सकती है संभवतः। लेकिन ओवरऑल जब अपन बात करते हैं तो आदिवासियों के साथ एक कंफ्यूजन पिछले कुछ सालों में हुआ है कि एक उनका दल नया उनका संगठन बना है जयस। वो जयस की क्रेडिबिलिटी को लेके विश्वसनीयता को लेके बड़े सारे गड़बड़ियां हुई, क्योंकि कभी वो कांग्रेस के साथ समझौता कर लेते हैं, कभी कहते हैं अकेले लड़ेंगे, कभी उन्हीं में दो फाड़ हो जाती है और उन्हीं का कोई आदमी कांग्रेस से विधायक का चुनाव लड़ लेता है। तो एक जो मजबूत नेतृत्व का जो अभाव आदिवासियों में था उसका फायदा उठाते हुए दोनों पार्टियों ने अच्छी खासी आदिवासियों में घुसपैठ कर ली। बीजेपी की जो सहयोगी संगठन है जो अप्रत्यक्ष रूप से साथ होते हैं, वनवासी विकास परिषद वगैरह, उन्होंने आदिवासियों में खूब काम किया है। और सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको महू विधानसभा का दूं, जहां 15 साल से भी कांग्रेस हार रही है, वहां 55,000 आदिवासी वोट हैं। उस सीट पे 15 साल से बीजेपी जीत रही है। इस तरह की कई सीटें हैं जहां बीजेपी ने आदिवासियों में अच्छी खासी घुसपैठ की है। लेकिन कुछ सीटों पे बीजेपी कहीं भी आदिवासियों के बीच में नहीं है, जो मैंने अभी आपको बताया कुक्षी, अलीराजपुर, सरदारपुर। यानी मुकाबला बराबर पे, बराबर का नहीं कह सकता। मुझे लगता है कि इस चीज को हटा दें अगर आप, तो बाकी जो चीजें हैं उसको मिला के बीजेपी पिछली बार की तुलना में अपना प्रदर्शन सुधार रही है। बिल्कुल बीजेपी अपना प्रदर्शन सुधार रही है। अलग अलग मत हैं मालवा निमाड़ को लेकर। मध्य प्रदेश का एनालिसिस भी आपने सुना समझा। मध्य प्रदेश को लेकर माफ कीजिएगा, मालवा निमाड़ के केंद्र इंदौर के जो संपादक हैं वो क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, और मालवा निमाड़ को लेकर भी एनालिसिस आपने समझा होगा। और यहीं से आप समझ लीजिए कि सत्ता की चाबी निकलने जा रही है। एडिटर्स पोल में आज इतना ही। हम फिर किसी नए अंचल में आपसे मिलेंगे, जानेंगे वहां पे संपादकों की राय आखिर है क्या। धन्यवाद।